हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 12 एडमिशंस एडमिशंस स्वीकृतियां इनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या दावा या जवाब दावा के कौन कौन से तथ्य एक दूसरे को स्वीकार करने के, एक्सेप्ट करने के, मान लेने के नियम क्या क्या हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें ऑर्डर 12 के रूल 1 से लेकर के 9 तक इन्हीं स्वीकृतियों के बारे में, इन्हीं एडमिशंस के बारे में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स या उनके तथ्य किसी दूसरे पक्ष को स्वीकार हैं तो वो कब और कैसे किए जा सकते हैं, कैसे नहीं किए जा सकते, उनके बारे में इसमें बताया है। तो इसका रूल 1 कहता है नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस, मतलब मामले की स्वीकृति की सूचना, मामले की स्वीकृति की सूचना। अब इसमें कहा गया वादी या प्रतिवादी, अगर वादी है तो दावा और अगर प्रतिवादी है तो जवाब दावा। तो इन्होंने कहा कि लिखित अभिकथन द्वारा या लिखित सूचना द्वारा। अब अगर डॉक्यूमेंट है तो हम लिखित सूचना देंगे, और अगर अभिकथन का मतलब दावा या प्रतिदावा है तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो इनमें से कहा, इसमें अगर दावा है तो अपोजिट पार्टी और अगर जवाब दावा है तो वादी। इन दोनों से के दावों को यह कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति को या उस पक्षकार को पूरा दावा या पूरा जवाब दावा स्वीकार है या उसका भाग स्वीकार है। तो उसे लिखना होगा कि दावा का पैरा नंबर 3 इसका ये पार्ट या पूरा पार्ट या पैरा नंबर 4 जो भी उसमें से पैरास दी गए हैं उनके कौन कौन से पद उसको स्वीकार हैं और कौन कौन से अस्वीकार हैं। अब इसको रूल 2 कहता है नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स रूल 2 कहता है दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना, दस्तावेजों के स्वीकृति के लिए सूचना देना है। तो वादी या प्रतिवादी दूसरे पक्षकार को, वादी है तो प्रतिवादी को और प्रतिवादी है तो वादी को दस्तावेजों की सूचना तामीला से 7 दिन के भीतर, जब उसको सूचना का तामीला हो गया उसके 7 दिन के भीतर उसको स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। अगर वो उसके डॉक्यूमेंट्स को या उसके पद को अस्वीकार करता है, डिनाई कर देता है पद को, तब फिर उसको सिद्ध करने का भार उसको होगा जिसने डिनाई किया है। सिद्ध करने का भार उसको होगा जिसने डिनाई किया है, और जिसने लिखा है उसको तो स्वयं होता ही है कि वो सिद्ध करेगा। जो डिनाई किया है वो अपने पक्ष में एविडेंस देगा और उन एविडेंस को वो सिद्ध करेगा। तो अगर जो नहीं जिसने डिनाई किया वो अब सिद्ध करेगा उसको, और जो उसका खर्चा होगा वह वही व्यक्ति देगा जो अस्वीकार कर रहा है। अब इसका रूल 2 ये कहता है डॉक्यूमेंट टू बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इन इफ नॉट डिनाइड आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। अब इसका रूल 2A कहता है कि यदि दस्तावेजों की स्वीकृति के लिए सूचना तामीला के पश्चात उससे इनकार नहीं किया जाता तो उसे स्वीकृत समझा जाएगा। मतलब अगर उसको लिखित सूचना दे दी गई है और सूचना की तामीला उसको पर्याप्त है, तो अब उसको यस नो का उत्तर कितना 7 दिन के भीतर देना होगा। लेकिन उसने ना तो उसको डिनाई किया और ना ही स्वीकार किया, ना तो डिनाई किया और ना ही स्वीकार किया, तो ये समझा जाएगा
कि उसे वह स्वीकार है, वह दस्तावेज या वह पार्ट उसे स्वीकार है अगर डिनाई नहीं किया गया है तो। अब इसका रूल 3 कहता है फॉर्म ऑफ नोटिस। रूल 3 इसका कहता है कि सूचना का प्रारूप। तो सूचना के प्रारूप के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें अपेंडिक्स सी जो इसका परिशिष्ट गा है उसके फॉर्म नंबर 9 में भर करके या उसके प्रारूप में ही जो थोड़ा बहुत बदलाव हो वो करके कोर्ट को या उसको सबमिट करना पड़ेगा। अब इसका रूल 3A कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन। पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशन 3A कहता है स्वीकृत के अभिलेखन की न्यायालय की शक्ति। अब 3 में कहा यदि रूल 2, अभी हमने रूल 2 में कहा कि स्वीकृत करे या स्वीकृत करे 7 डेज के अंदर, तो उन्होंने कहा वही कि यदि रूल 2 द्वारा सूचना दी जाती है और न्यायालय स्वयं अगर वो रूल 2 द्वारा सूचना दी जाती है तो न्यायालय को यह अधिकार बनता है कि वह स्वयं उसको पूछ ले कि एक्सेप्ट है या नहीं। लिख करके अगर नहीं देता है तो न्यायालय को ये पावर दी जाती है कि वो स्वयं उस व्यक्ति से पूछ सकता है। अगर स्वीकार है तो उसे रिटर्न करेगा, अगर अस्वीकार है तो उसे लिखेगा। ये 3A में पावर दे दी गई कोर्ट को। अब इसका रूल 4 कहता है नोटिस टू एडमिट एक्ट्स। नोटिस टू एडमिट एक्ट्स मतलब तथ्यों की स्वीकृत करने की सूचना। इसमें कहा गया रूल 4 में कोई भी पक्षकार, एक पक्षकार वादी या प्रतिवादी अगर सूचना देने लिखित सूचना द्वारा, कब कोई तिथि निर्धारित है, सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित है, उस तिथि से अगर 9 दिन पहले केस वाद रनिंग में है, रनिंग में डेट फिक्स है, मान लो कि 20 तारीख फिक्स है, तो उससे 9 दिन पहले, इसका मतलब 11 को, अगर वो 9 दिन पहले लिखित सूचना द्वारा उस व्यक्ति को भेजता है कि तथ्यों को वाद के प्रयोजन के लिए स्वीकार कर ले, तथ्य को या डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले, लिखित सूचना देता है उस तिथि के 9 दिन पहले। तो अब लिखित सूचना की तामीला उसको 9 दिन पहले हो गई, चाहे वो कोर्ट में रिसीव करा दिया या उसको स्पेशल मैसेंजर से रिसीव करा दिया या पहले भेजा और 9 दिन पहले उसको रिसीव हो चुकी है। तो रिसीव होने के 6 दिन बाद, मतलब उस तिथि से 3 दिन पहले जो डिसाइड किया गया, उसके 9 दिन पहले भेजा गया, तो 9 दिन पहले भेजा गया, 9 दिन पहले रिसीव हो गया, उसको भेजा नहीं, रिसीव हो गया उसको, तो उसके 6 दिन बाद में उसको, उस व्यक्ति को ये कोर्ट में निर्धारित करना होगा कि उसे वो डॉक्यूमेंट्स या वह तथ्य स्वीकार हैं या नहीं है। अगर ऐसा नहीं करता है, स्वीकृत नहीं करता है, तब फिर उसे सिद्ध करने का भार उस पर जाएगा और वह उसका खर्चा देगा। तो इसमें बात हो गई कि केस रनिंग में है, 9 दिन पहले उसको सूचना रिसीव हो गई, उसके बाद 6 दिन के अंदर, 6 दिन के बाद तुरंत उसको यस नो का उत्तर देना होगा। अगर नहीं देता है तो डेट पर उसको डिनाई का लिए बात की जाएगी कि अब सिद्ध करने का भार तुम्हारे ऊपर है। अगर डिनाई करता है और वो सिद्ध करेगा तो जो खर्चा होगा उसको देना होगा जिसने डिनाई किया। अब इसका रूल 5 कहता है फॉर्म्स ऑफ एडमिशन। फॉर्म्स ऑफ एडमिशन रूल 5 में कहता है स्वीकृतियों का प्रारूप क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि तथ्यों के स्वीकार करने की सूचना, तथ्यों की स्वीकृतियां जो हुए हैं वो अपेंडिक्स सी या परिशिष्ट ग के फॉर्म नंबर 10 में 10 के प्रारूप में भर करके दी जाएंगी। और तथ्यों की स्वीकृतियां, इसमें कहा तथ्यों के स्वीकार करने का प्रारूप, स्वीकार करने की सूचना जो परिशिष्ट ग के फॉर्म नंबर 10 में दी जाएगी और जो तथ्यों की स्वीकृतियां होंगी उन्हें परिशिष्ट ग के फॉर्म नंबर 11 में भर के दी जाएंगी। तो ये बात इसका रूल 5 में कह दिया। अब रूल 6 में कहा जजमेंट ऑन एडमिशन।
जजमेंट ऑन एडमिशन। रूल 6 में कह दिया इसका स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय। अब इसमें क्या होता है स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय, जब लिखित या मौखिक रूप से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा दाखिल तथ्यों या डॉक्यूमेंट्स का स्वीकार या अस्वीकार करता है, तब उसके स्वीकार करने पर या अस्वीकार करने का आदेश कोर्ट दे सकेगा। अब इसमें कोर्ट को कहा गया कि कोर्ट पक्षकारों के प्रार्थना पत्र पर स्वयं या उन्हें स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश दे सकता है। एक पक्षकार ने किसी दूसरे पक्षकार के बारे में कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया कि वह इससे स्वीकार करा ले या अस्वीकार करा ले। कोर्ट चाहे तो उसे लिखित दे सकता है कि इसे इस स्थिति तक स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले। अगर नहीं वो करता है तो कोर्ट को पावर है कि कोर्ट उसे स्वीकार या अस्वीकार करने पर पूछ सकता है। मतलब कोर्ट को रूल 6 में दिया गया कि कोर्ट उसको पावर है कि वह आदेश करे कि उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, किसके, दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र पर। अब इसका रूल 7 कहता है एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। रूल 7 इसका कहता है हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र। हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र दस्तावेजों या तथ्यों को, दस्तावेजों को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए या तथ्य, अगर वाद है तो नीचे जो सत्यापित है, प्रतिवाद है, जवाब दावा है तो वो नीचे सत्यापित है, तो वो वही तथ्य जिनको सत्यापित किया गया उन तथ्यों को या दस्तावेजों को स्वीकार करने की सूचना या कोई स्वीकृतियां वो प्लीडर या उसका लिपिक, कौन, पक्षकार का प्लीडर या उसका लिपिक अपने शपथ पत्र द्वारा दे सकता है। और वह शपथ पत्र जिसके कारण, जिस पर उसने लिख करके दिया कि यह हमें स्वीकार है या अस्वीकार है, वह शपथ पत्र साक्ष्य का पार्ट बन जाएगा। क्या चीज, मान लो 3 डॉक्यूमेंट्स किसी ने दाखिल किए और उन डॉक्यूमेंट्स को वह लिखित एफिडेविट द्वारा स्वीकार कर लेता है, तो वही एफिडेविट जिसके द्वारा उसने स्वीकार किया है, वही एफिडेविट उसका साक्ष्य बन जाएगा। अब रूल 8 कहता है नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। रूल 8 इसका कहता है दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना। अब इसमें कहा गया कि दस्तावेजों को पेश करने की सूचना जो परिशिष्ट गा अपेंडिक्स सी के फार्म नंबर 12 द्वारा, फार्म नंबर 12 के प्रारूप में उसका प्लीडर या लिपिक अपने शपथ पत्र के साथ, शपथ पत्र के प्रारूप के साथ उसको भर करके कोर्ट में प्रस्तुत करेगा, जो पर्याप्त साक्ष्य होगा। अब इसका रूल 9 कहता है कॉस्ट। रूल 9 इसका कॉस्ट के बारे में बात करता है, खर्चे के बारे में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल किया या उसके तथ्य अनावश्यक हैं, गलत हैं, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं, परेशान करने की नियत से दाखिल किए गए या परेशान करने की नियत से लिखे गए, तो इसमें कहा कि अगर ऐसी है तो सूचना देने वाला पक्ष, क्या, जिसने डॉक्यूमेंट दाखिल किया या जिसने अपने तथ्य गलत या परेशान करने की नियत से दाखिल किए, वह उसका खर्च देगा, क्योंकि उसने कोर्ट का टाइम बर्बाद किया और उस व्यक्ति को अनावश्यक परेशान किया या गलत डॉक्यूमेंट्स दाखिल करके उसे परेशान किया गया। तो अभी इसमें ऑर्डर 12 में जो इसका रूल 1 से लेकर के रूल 9 तक था कि जो तथ्य है, दावा या जवाब दावा, या जो उसने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए वो, या जो एफिडेविट दाखिल किए वो, उनकी स्वीकृतियां अस्वीकृतियां, उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे की जाएंगी, उनको किस फॉर्म में किए जाएंगे, कोर्ट को क्या पावर है, अपोजिट पार्टी को क्या पावर है, और गलत या परेशान करने वाले डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो उनमें क्या पावर है। तो ये सब के बारे में एडमिशन मतलब स्वीकृतियों के बारे में बात रूल 12 करता है, जिसे समझ में आ गया होगा। अब इसके रूल 13
में हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।